गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा सक्सेना, आपकी हिंदी टीचर। हमने पहले लास्ट क्लास में कृतिका जो हमारी भाग 2 हिंदी की किताब है उसका पहला पार्ट जो माता का आंचल वो पढ़ चुके हैं। अब उसी कृतिका का पार्ट 2 जॉर्ज पंचम की नाक वो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि कमलेश्वर जी के द्वारा लिखा गया पाठ है। ये पाठ कृतिका के पेज नंबर 10 पर स्थित है। आप सभी अपनी हिंदी की जो है कृतिका वाली बुक निकाल कर बैठिए और मेरे साथ साथ उसको पढ़ते जाइए और समझते जाइए। अब किस तरह से ये जॉर्ज पंचम की नाक कहानी है, किसकी बनाई है, किस लिखा है, कमलेश्वर जी ने क्या लिखा है इस कहानी में, इस सबको हम पढ़ेंगे। बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मई अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही है। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाले थे। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। यह घटना उस समय की है। कमलेश्वर जी की लिखी हुई कहानी में उस समय की घटना के बारे में वर्णन किया गया है जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान की यात्रा पर आने वाली थी। अब अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी कि इंग्लैंड की रानी जो है वो हिंदुस्तान आ रही है, और रोज लंदन के जो अखबार थे उनसे खबरें आ रही थी कि किस तरह से लंदन में जो है उनके शाही दौरा क्योंकि वो हिंदुस्तान आने वाली थी और महारानी थी इंग्लैंड की, तो ऐसा जो दौरा रहता है वो क्या कहलाता है, शाही दौरे। उस शाही दौरे में किस तरह से तैयारी हो रही थी, इसकी खबरें रोज जो है इंग्लैंड के अखबारों से आ रही थी, पेपरों से आ रही थी। और जो रानी एलिजाबेथ का जो टेलर था, जिसको हम कहते हैं दर्जी, वो बहुत परेशान हो रहा था कि जब वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी जाएंगी तो कहाँ कौन से कपड़े पहनेगी। उनका जो सेक्रेटरी और शायद उनका जासूस भी पहले ही जो है हिंदुस्तान का दौरा करने आने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था ही नहीं, क्योंकि पहले का समय तो था नहीं कि राजा महाराजा जो आते थे तो पूरे अपने लावा लश्कर के साथ या फौज फाटे के साथ निकल आते थे। इसलिए जो है फोटोग्राफरों की फौज तैयार हुई थी, जो पूरे के पूरे जो है रानी का जो लोकेशन रहे या जो रानी का जो वहां घूमने का जो रहे उसके बारे में क्या कर सके, पूरा उनका एक ब्यौरा तैयार करके रखे, तभी उनकी क्या होगी, न्यूज बन जाएगी। इस तरह की घटना वो चल रही थी। आगे क्या होता है, इंग्लैंड के अखबारों की कतरे ने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है। करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई थी। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीर अखबारों में छप गई थी। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। अब आप देखिए कि जो है रानी के आने की कितनी तैयारियां चल रही थी, सब कुछ चल रहा था कि किस तरह से रानी एलिजाबेथ जो है इंडिया में आने वाली थी। इंडिया में जब वो आने वाली थी तो इंग्लैंड में पहले से ही उनकी तैयारी चल रही थी। उनके इंग्लैंड से इंडिया या भारत के दौरे पर या हिंदुस्तान के दौरे पर आने के पूरा का पूरा जो है वर्णन हो रहा था अखबारों में। जो खबरें एक दिन पहले इंग्लैंड में चलती, वही खबरें दूसरे दिन जो है भारत के पेपरों में नजर आती थी।
तो इस तरह से कि रानी ने जो है हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है। जो रेशमी कपड़ा जो उसमें लगा हुआ है सूट में, वो हमारे हिंदुस्तान से मंगाया गया है और उस सूट का जो खर्चा है वही करीब 400 पाउंड का रहा है। रानी की जो जन्म पत्री भी छपी थी और पेपरों में कि रानी जो है एलिजाबेथ का जन्म कहाँ हुआ, किस पूरी तरह से एक उनकी जन्म पत्री जो बनी रहती है वो उसमें छपी थी। यहाँ तक कि उनके पति जो थे प्रिंस फिलिप, उनके कारनामे भी छपे थे कि उन्होंने क्या क्या किया है। और तो और उनके जो नौकर थे, बावर्ची जिसको हम बोलते हैं खाना बनाने वाले, ठीक है, खानसामा जो अंगरक्षक थे, जो उनकी पूरी की पूरी जीवनियां भी, मतलब उनके जन्म से पूरे कहानियां भी उनके बारे में छप गई थी पेपरों में। बड़ी धूम थी, चारों तरफ बड़ा शोर शराबा हो रहा था और इंग्लैंड में शंख इंग्लैंड में बज रहा था तो उसकी गूंज कहाँ आ रही थी, हिंदुस्तान में आ रही थी। कि इतना जो है वहां पर रानी के आने की इतनी तैयारी थी कि इतना जो है जश्न मनाया जा रहा था जिसको कि उसकी गूंज कहाँ तक आ रही थी, भारत तक आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी, राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5000 का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए, कुछ क्या बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली लेकर लड़ चुके हैं, उनकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेशहाकता मुंह से निकल गया, वही आए हमारे घर खुदा की रहमत। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं और देखते देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगी। मतलब ये है कि जिस तरह से रानी की तैयारियां चल रही थी हिंदुस्तान में, उसका जोर शोर से स्वागत हो रहा था, होने वाला था, तो पूरा का पूरा जो है तैयारी को लेकर बड़ा एक हुज्मा जिसको कहते हैं वो लगा हुआ था। क्योंकि जो रानी 5000 रुपए का सूट पहनकर आने वाली है, पालम हवाई अड्डे पर वो उतरेंगी, तो उनके लिए तैयारी भी तो कैसी होनी चाहिए, कुछ विशेष होनी चाहिए। और विशेष क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका जो खाना बनाने वाला बावर्ची था वह पहले ही युद्ध में जान हथेली लेकर लड़ चुका था। और जब बावर्ची ही ऐसा है तो उनकी खुद की शान शौकत का तो क्या कह सकते हैं, है ना। इस तरह से जब कभी तो उनके आने की तैयारियों को देखकर नई दिल्ली की भी जो है रौनक बदल गई थी, है ना। नई दिल्ली की रौनक भी बदल गई थी। ऐसा कहा जाता है कि जैसे उनको देखते ही ऐसा लग रहा था कि नई दिल्ली की जो रौनक बदलती जा रही थी कि अचानक ही मुंह से निकल गया कि वह आए हमारे घर खुदा की रहमत। मतलब वो हमारे घर आएंगे तो ये किसी भगवान की बड़ी कृपा हो गई है। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं कि क्या हमारा घर कैसा है, कभी वो इतनी सुंदर है, या इतनी जिसको कहा जाए कि जिनके लिए तैयारी हो रही है तो हमारा घर भी कितना सुंदर हो रहा है। मतलब एक बहुत ही जिसको कहें कि जिनकी तैयारी के लिए कहा जाता है तो एक बहुत वीआईपी पर्सन जिसको कहा जाता है, वही जो है एलिजाबेथ द्वितीय उस समय रही थी। और देखते ही देखते जो है नई दिल्ली की जो है काया पलट होती जा रही थी। मतलब उनमें साफ सफाई, परिवर्तन सब कुछ हो रहा था। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा कि किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई और इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया। मतलब किसी ने किसी से कुछ कहा नहीं, परंतु तैयारियां अपने आप हो रही थी। सारी सड़कें साफ हो गई थी, जो धूल बरसों से जमी हुई थी वो धूलें भी साफ हो गई थी। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इस तरह से तैयार हो गई थी जैसे बिल्कुल नई नवेली कोमलांगी कन्या दिख रही हो, इस तरह से वो सुंदर दिखाई पड़ रही थी। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। अब इस नाक की एक लंबी दास्तान है। इस नाक के पहले बड़े तहलके मचे हुए थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों में पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे तो कुछ विपक्ष में। ज्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी।
अब इसमें जब महारानी के आने की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही थी तो उसमें एक बड़ी मुसीबत ये हो रही थी, जॉर्ज पंचम की नाक। अब ये क्या माजरा था, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि एक बड़ी सी लंबी सी कहानी है कि इसके नाक के पीछे तो बहुत आंदोलन भी हुए, कुछ राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव भी रखे, कुछ ने चंदा जमा किया कि अरे भैया ये आंदोलन होना चाहिए तभी पंचम की नाक रह जाएगी। मतलब अगर हमें अपने जो है शहर की शानो शौकत को बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो है महारानी का जो है अच्छे से स्वागत करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी नाक कट जाएगी। जैसे कहते हैं नॉर्मली कि अगर कोई हमारे घर आ रहा है मेहमान तो भैया हमारी शानो शौकत बढ़ना चाहिए, और उसको बढ़ाने के लिए चाहे हमें कितना ही कुछ अपना दाव पर लगाना पड़े, खर्च करना पड़े, तो वह भी करने को तैयार रहते हैं। तो इसी जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में बताया गया है। अब यहाँ आंदोलन चल रहा था, जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए। क्या मजा ले कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह से नाकें खड़ी हुई थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा गया। ठीक है, अब इस पंचम की नाक के चक्कर में ही काफी तैयारियां हो रही थी। बहुत सारे लोग जो है कोई गंदगी ना हो, कुछ इस तरह से कोई वो नहीं हो, इसलिए पहरेदार तैयार कर दिए गए, है ना। जगह जगह जो है लोगों अपने शानो शौकत में खड़े थे, है ना। और कहीं कहीं तो शाही लाटों के मतलब या शाही खम्भों के लिए मूर्तियां वगैरह तैयार करके भी लगा दी गई थी। उसी जमाने में जब यह हादसा हुआ, इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। रानी आए और नाक न हो, एकाएक की परेशानी बढ़ी। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खेर खावाओं की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहां सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं तो हमारी नाक भी नहीं रहेगी। अब जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में जिस तरह से बता रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो जब अचानक ही क्या हुआ कि आंदोलन चला तो अचानक जो है एक दिन जो है उनकी नाक जो है वो क्या हो गई, गायब हो गई। अब गायब कैसे हुई, तो नाक के लिए युद्ध हुआ, उसी जमाने की गायब हो गई। तो जबकि पहरेदार भी वहां पर क्या कर रहे थे, हथियारबंद पहरेदार, मतलब जिन पहरेदारों के हाथों में हथियार होते हैं उनको हम कहते हैं पहरेदार हथियार, है ना। वो घूम रहे थे, गश्त लगा रहे थे, देख रहे थे, फिर भी नाक कैसे गायब हो गई। अरे रानी आने वाली थी और नाक गायब हो गई तो बड़ी परेशानी हुई कि अरे भैया, तो सभी की जितने भी लोग जो है देश की परवाह करते थे, भलाई चाहने वाले थे, उनकी जो है मीटिंग बुलाई गई। खेरो खवा मतलब मीटिंग बुलाई गई और भला चाहने वालों की मीटिंग बुलाई गई। और क्या कहा जाए, वहां सभी सहमत थे कि अगर उनकी नाक नहीं है पंचम जी की तो हमारी नाक भी किस तरह से रह सकती है, इस बारे में बातें चलने लगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुकुम कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकारों की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुकुम कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नजर ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया कि इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया है। पुरातत्व विभाग के फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। अब जब बात आ रही थी कि महारानी आ रही थी एलिजाबेथ, तो जैसे गया कि अच्छे जब वो जॉर्ज पंचम की नाक अचानक गायब हो गई थी
तो उस जॉर्ज पंचम की नाक को जो है ढूंढने के लिए एक बड़ी सी मीटिंग बुलाई गई। जिस तरह से जो है मीटिंग बुलाई गई, ये देखिए आप, मीटिंग बुलाई गई है, एक तरह से सारे लोग बैठे हुए थे। अब इस मीटिंग में जो है क्या हो रहा था इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जब मीटिंग में बुलाया गया तो मूर्तिकारों को भी बुलाया गया, और मूर्तिकार ऐसे कि कलाकार थे पर उनके पास जरा पैसे से लाचार थे, मतलब पैसे नहीं थे। जब उन्होंने, जितने लोगों ने उनको बुलाया था, उनके चेहरे देखे तो उनको अजीब परेशानी दिखाई दी। कुछ उदास थे, कुछ और बदहवास थे, और कुछ की आंखों में आंसू भी आ गए थे, है ना। उसकी आंखों को देख, मतलब उनकी इतनी लाचारी को देखकर जो कलाकार था उसकी आंखों में जो है आंसू आ गए। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, जिसमें किसी ने आवाज लगाई होगी, इतने मीटिंग में से बैठे हुए कि मूर्तिकार, मतलब उस मूर्ति बनाने वाले को संबोधित करके कहते हैं कि मूर्तिकार, तुम्हें जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। अब ये बात मूर्तिकार ने सुनी तो उसने जवाब दिया, नाक लग जाएगी। उसने आसानी से कह दिया कि हाँ भैया, नाक गायब हो गई तो नाक लग जाएगी, पर मुझे ये तो मालूम होना चाहिए कि यह बनी कब थी और कहाँ, किसने बनाई थी। इस नाक को बनाने के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। अब जितने भी लोग बैठे थे उन्होंने सबने एक दूसरे की तरफ देखा, और देखकर जो है एक दूसरे से कहा कि जैसे कि ये बताने की, एक की नजर ने दूसरे से कहा कि ये बताने की तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक दूसरे को देखकर बताया कि इस तरह से कि तुम्हारी जिम्मेदारी है। आखिर में जो है इस बात का फैसला हुआ। एक क्लर्क को फोन लगाया गया कि इस बात की पूरी छानबीन करके बताओ कि कहाँ कौन सी जो है उसकी नाक जो है, जॉर्ज पंचम की जो नाक लगी थी जो कौन से पत्थर की लगी थी, ये बताना है। अब पुरातत्व विभाग की जो है फाइलों के पेज जो है चीरे गए, सबको ढूंढा, चीरे गए मतलब फाइलों को ढूंढा गया, खंगाला गया कि कहीं कोई हमको लेटर मिल जाए जिसमें कि जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में हो। क्लर्क ने जो है लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए हाथों से बयान दिया कि सर, मेरी गलती माफ हो। जो फाइलों में अब कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है और फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है, या मतलब उनमें अब कुछ भी काम का नहीं मिल रहा है। इस तरह की बात जो है वो कौन आता है, क्लर्क आता है, तो वो जो है सब जो लोग कमेटी मेंबर में बैठे थे उनसे कहता है। हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खासी कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम सौंप दिया गया कि जैसा भी हो यह काम होना चाहिए। इस नाक का दारोमदार आप पर ही है। अब जितने भी लोग मीटिंग में बैठे थे वो सब बड़े से उदास हो गए कि अरे, अब ना जो है पुरातत्व विभाग को इसकी जानकारी नहीं है कि नाक कैसे बनी, किस पत्थर से बनी, तो क्या है। हालांकि सबने मिलकर फिर डिसीजन लिया या फिर निर्णय लिया, एक कमेटी बनाई और उस कमेटी को यह काम सौंप दिया कि किसी भी तरह हो आपको इस नाक का जो है पूरा जवाबदारी लेना है, बनवानी है। आखिरकार मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है। जरूरत खोज करने की है, खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी और इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। अब जब उनकी कमेटी बनाई गई और जो है सबको जो है चिंता हो रही थी कि मूर्ति का कैसे, तो एक कमेटी जो बनाई उसी को ये नाक बनाने का काम जो है दिया गया, जॉर्ज पंचम की नाक बनाने का काम। अब उन्होंने क्या किया कि फिर से उस कमेटी ने फिर से मूर्तिकार को बुलाया। अब की बार जो है मूर्तिकार थोड़ा समझदारी से काम लिया उसने, और समझदारी से ये काम लेकर वो बोला कि कोई बात नहीं, पत्थर किसी भी किस्म का है यह पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर घर में जाऊंगा, मतलब हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर जो है खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्य जितने भी थे वो बड़े खुश हो गए, उनकी जान में जान आ गई कि चलो अब हमारी मगजमारी खत्म हो गई है। सभापति जो था, जो इस सभा का अध्यक्ष है, उसको सभापति कहते हैं, है ना, उसने चलते चलते गर्व से कहा कि ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती है। इस देश के जो है गर्भ में जितनी भी चाहे चीजें हैं, इतनी चीजें छिपी है, जरूरत है
उनको खोजने की। और जो व्यक्ति खोजता है, वो मेहनत करता है, उसको मेहनत का फल अवश्य ही मिलता है। और हमें भी इस मेहनत का फल मिलेगा आने वाले जमाने में, क्योंकि आने वाला जमाना इससे क्या होगा, खुशहाल होगा। ठीक है, इस तरह से जो है आगे बढ़ते हैं। अब यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। ठीक है, मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थर की खानों के दौरों पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। अब जो भाषण सभापति ने दिया था वो तुरंत ही अखबारों में छप गया। अब मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेश और पत्थर की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तेज में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुंचे। मतलब अब देखें कि जब मूर्तिकार जो है मूर्ति के लिए पत्थर ढूंढने गया तो उसने जो है पत्थरों को ढूंढने के लिए सारे पहाड़ ढूंढ लिए, पर उसे कहीं भी पत्थर नहीं मिला। आखिर वो निराश होकर लौट आया। अब जब निराश होकर लौटा तो उसने जो है आकर ये बात कही। जैसे ही सभापति से आकर ये बात कही तो सभापति जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि आप जो है मूर्तिकार ने कहा कि मैंने तो जो है सारे जो है देश का जो है पूरा चप्पा चप्पा खोज लिया, मतलब जगह जगह खोज डाला है, परंतु इस किस्म का मुझे पत्थर कहीं भी नहीं मिला। ये तो विदेशी पत्थर है। अब सभापति बड़े गुस्से में आ गए। उन्होंने क्या, आपकी अकल जो है क्या कहाँ गई, ये पत्थर पड़ा है क्या आपकी अकल पर, लानत है इसकी आपकी अकल पर। क्योंकि विदेशों की सारी चीजें तो हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, उनका रहन सहन, यहाँ तक कि उनका डांस भी, फिर पत्थर हमें क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार बेचारा खड़ा खड़ा चुपचाप सुन रहा था, परंतु अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात है, मैं कहना तो चाहूंगा आपसे, परंतु इसकी बात अखबार वालों तक न पहुंचे। अब क्या कहा उसने। सभापति की आंखों में चमक आ गई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है, तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे वह उतार लाया जाए। अब क्या कहा गया, इससे क्या तात्पर्य है, मूर्तिकार ने क्या कहा। मूर्तिकार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसकी बात सुनकर, तो कैसे, उसने कहा था कि अखबारों में ना छपे। तो एक बात कहूं तो सारे गेट खिड़की दरवाजे बंद कर दिए गए। अब मूर्तिकार ने कहा कि हमारे देश में बहुत सारे नेताओं की मूर्तियां हैं, अगर आप कहें तो किसी भी जो है नेता की मूर्ति की नाक जो है उठाकर इस नाक पर जो है बैठा दी जाए। इस तरह से जो है पंचम की, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी हम पढ़ रहे थे। इसके आगे की कहानी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आप सभी साथ साथ इस कहानी को पढ़िए और समझिए।